सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में। ई सार्थक संवाद के तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज राजनेता सांसद डॉक्टर अनिल जैन साथ में हैं। डॉक्टर अनिल जैन मूलतः उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उस उत्तर प्रदेश से जो देश का आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में हो रहे हैं, लेकिन इसके परिणामों से लोग अनुमान लगाते हैं कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो नतीजा देश के संदर्भ में किधर कैसे कहा जाएगा, इसलिए चुनाव खासा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनिल जैन इस समय उत्तर प्रदेश में जुटे हुए हैं अपनी पार्टी की सरकार को वापस बनाए रखने के लिए। समझने की कोशिश करेंगे हम कि देश के सबसे बड़े राज्य के संदर्भ में भाजपा की संभावनाएं कैसी है, क्या कारण है जिसके चलते भाजपा जहां पिछली बार तकरीबन 325 सीटें जीती थी, वहां पर इस बार बहुमत पाने के लिए भी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या कारण है जिसके चलते अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज राजनेता इतने कठोर हो रहे हैं। जानने में दिलचस्पी इस बात को भी लेकर रहेगी कि कांग्रेस एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के माध्यम से पुनर्जीवित होने की जो कोशिश कर रही है कितनी सफल हो रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम डॉक्टर अनिल जैन से बात करेंगे, लेकिन इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक निगाह डॉक्टर अनिल जैन के अब तक के राजनीतिक सफर पर। डॉक्टर अनिल जैन का सामाजिक और राजनीतिक परिचय उनके विद्यार्थी जीवन काल से ही प्रारंभ हो जाता है, जब उन्होंने लखनऊ में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ छात्रों की आवाज को मजबूत किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वन बंधुओं के बीच कई वर्षों तक समाज सेवा का कार्य भी किया। रचनात्मकता और सामाजिक जीवन के अनुभव ने राजनीतिक जीवन धारा की दिशा प्रदान की। डॉक्टर जैन ने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर भी काम किया। वो झारखंड और बिहार में प्रचारक रहे। देखा जाए तो डॉक्टर जैन का पूरा परिवार शुरुआत से ही आरएसएस का समर्थक रहा है। उनकी शादी 15 अगस्त साल 1992 को वंदना जैन के साथ हुई। फिरोजाबाद में जन्मे डॉक्टर जैन ने इंटर तक की शिक्षा फिरोजाबाद में ग्रहण करने के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां से एमबीबीएस और एमएस किया। इसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में अपने चिकित्सकीय सेवा को जारी रखते हुए इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर कंसल्टेंट सर्जन के पद पर काम किया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के अखिल भारतीय संयोजक और उत्तराखंड के सह प्रभारी के दायित्व में भी वो रह चुके हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर अनिल जैन साल 2015 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 23 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश से वो भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए चुने गए। डॉक्टर जैन भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के साथ भाजपा की हरियाणा और छत्तीसगढ़ इकाइयों के प्रभारी रहे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश चुनाव समिति के प्रभारी की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INH। तो डॉक्टर अनिल जैन साहब हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जानने में दिलचस्पी हमारी, उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा सीटें, 325 सीटों का विशाल बहुमत 2017 में आपने पाया, पर इस बार मामला कुछ फंसा फंसा सा लग रहा है। वाकई क्या हो गया आपके द्वारा ऐसा जिसके चलते मामला फंसा फंसा सा लग रहा है, या भ्रम है हमारा? नहीं, ये मामला बिल्कुल फंसा नहीं है जी। और मैं उत्तर प्रदेश के जो घोर यादव लैंड है जी, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, अभी थर्ड फेज के चुनावों में वहां था और मैंने वहां पाया कि यादव लैंड में भी कमल पहले से ज्यादा अच्छी तरह खिलने वाला है। इस बात का मुझे वहां जमीन पर रहकर एहसास हुआ। इसलिए कोई फंसा फंसा होने का मतलब ही नहीं है। चौथे चरण के चुनाव के लिए मैं लखनऊ गया और लखनऊ में भी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जरूर एक आध सीटों पर उनका कोई कैंडिडेट सपा के अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं अच्छा जी, जीत रहे हैं ऐसा लगता नहीं है जी। और अभी मैं कल रात को इलाहाबाद से लौटा हूँ, प्रयागराज से, और प्रयागराज में 2 दिन के नोटिस पर देश के गृह मंत्री आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित भाई शाह का भव्य रोड शो हुआ और
जो सही मायने में पिछली बार भी जिस तरह का रोड शो हुआ था, उसने चौथे चरण ऑनवर्ड, थर्ड जी चरण के बाद ही हुआ था, तो उसको उठाया था। मुझे लगता है कि इस रूट से भी थोड़े से इलाहाबाद के आसपास की सीटों में थोड़ी कहीं कुछ लगता हो मनमानी रही होगी, जी तो उसका भी वहां कोई अब स्थान नहीं रहा है। इसलिए चुनाव कहीं से फंसा नहीं है। चुनाव कहीं से फंसा नहीं है, तो फिर भाषा ऐसी क्यों आ रही है विपक्षी दलों को लेकर? क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी को लेकर आपके तमाम दिग्गज राजनेताओं की भाषा इतनी तल्ख हो गई है? 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने, 8 साल देश में सरकार चलाने के बाद भी आप अपने राजनीतिक दलों के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। क्या डॉक्टर अनिल जैन के पास इसका कोई जवाब है कि आखिर आप जिनके पैर छुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव के, उन्हीं की पार्टी को दंगाई, आतंकी, कौन कौन से संबोधन दे रहे हैं? समझ नहीं पा रहे हम, क्या हो गया ऐसा? व्यक्तिगत रूप से नेताजी के पैर छूने में अभी भी कोई संकोच नहीं है। जी और जब मिलेंगे तब उम्र के हिसाब से, राजनीतिक अनुभव के हिसाब से और सार्वजनिक जीवन का इतने लंबे करियर के हिसाब से उनके पैर ही छुएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। जी और खासकर जब पीछे अखिलेश के इनके नेतृत्व में जो 5 साल की सरकार चली और अखिलेश जी ने जिस प्रकार की सरकार चलाई, उसमें उनकी नेताजी की लिगेसी में कहीं इजाफा नहीं किया जी, जी गिरावट ही की है। जी तो इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रति जैसी पार्टी है, जी जिस प्रकार से उन्होंने दंगाइयों को, जी माफियाओं को, क्योंकि उनकी सरकार बनते ही सबसे पहला उनका निर्णय जो हुआ था जी वो आतंकवादियों के खिलाफ उनके केस वापस करने का हुआ था। जी तो जो सरकार ये इस तरह की कार्यवाही में लिप्त रही हो, जी दंगाइयों और गुंडा माफियाओं को संरक्षण देती रही हो, आजम खान ने किस प्रकार से जमीन ने घेर कर और अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश की थी, ये आप सब हमसे छुपा नहीं है। चाहे जी अतीक अंसारी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे अतीक अहमद हो, तो ये इन लोगों ने जो किया है उसकी वो भरा है अब। जी तो इसको बताना तो पड़ेगा ना जी। जी और उसको बताने के लिए आप बताओ कौन सी भाषा हो सकती है, तो बताना ही पड़ेगा। पर आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी ने जो आतंकी मामलों में आरोपी उनके केस वापस लेने की कोशिश की, वो तो केवल केस वापस लेने की कोशिश की। जो आतंकी मामलों में अभियुक्त हैं, आप तो उनको लोकसभा की टिकट दे रहे थे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आप लोकसभा में ले जाने तक के लिए तैयार रहे। आरोपी वह भी दंगों के मामले में ही है, आतंकी हमलों के मामले में ही है। क्या आपको नहीं लगता है कि धर्म के आधार पर दोहरे मापदंड आपके संदर्भ में सवाल पैदा करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा है जी अभी। अब इस बात को तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर एक्सोनरेट हो चुकी है। जी और उन मामलों के, जिन मामलों में इनको फंसाया जा रहा था जी तथाकथित हिंदू आतंकवादी कहकर, जी वो अब चाहे स्वामी असीमानंद जी का मामला हो, चाहे प्रज्ञा ठाकुर का मामला हो, जी इन सब मामलों की पोल खुली है पीछे। जी इसलिए अब ये बिल्कुल कहना रिलेवेंट नहीं है कि धर्म के आधार पर हमने उनको किया है। और जी दूसरी बात, जो जिन मामलों में आज जी गुजरात में भी 38 लोग जिनको सीरियल ब्लास्ट में फांसी की सजा हुई, जी 11 लोगों को आजम कारावास हुआ, उनके भी मामले आजमगढ़ से जुड़े थे और आजमगढ़ियों को इन्होंने संरक्षण देने का काम किया। ये सारी दुनिया, आप और हम सब जानते हैं। जी तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, एक बात। जी और जहां तक इनका सवाल है समाजवादियों का, जी सो कॉल्ड समाजवादी, क्योंकि समाजवादी है नहीं ये, जी आप और सब जानते हैं कि जी इनके परिवार के 45 लोग किसी न किसी पोस्ट पर काबिज हैं। जी ये परिवारवादी हैं और केवल परिवारवादी हैं। तो मैं इसलिए माफी ये के साथ बीच में हस्तक्षेप करूंगा डॉक्टर अनिल जैन साहब। क्या ये अपने आप में समाजवाद का उदाहरण नहीं है कि परिवार में सब लोगों को सम्मानजनक पदों पर पहुंचाने की ईमानदार कोशिश की? कोई ना कोई विधायक होना चाहिए, कोई ना कोई सांसद होना चाहिए, इसी को तो समाजवाद कहते हैं ना, सब समान हो। तो आपने समान रखने की इन कोशिशों को इतना आपत्तिजनक क्यों माना हुआ है? आदमी परिवार से ही तो शुरू करता है। आश्चर्य हिमांशु जी, आप इस तरह की बात कह रहे हो कि जी परिवार के सब लोग हैं और सबको, किसी को एमपी, किसी को एमएलए, किसी को जिला पंचायत का अध्यक्ष, किसी को ब्लॉक प्रमुख,
इन्हीं के परिवार के लोगों को बना दिया जाए, ये समाजवाद है। तो और आप इस पर मोहर लगा रहे हैं अगर कि जी। ये समानवाद है और समाजवाद है, तो देश का और समाज का कल्याण हो लिया। नहीं, मैंने तो इसलिए ये बात कही डॉक्टर साहब कि लोग कहते हैं कि अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, स्वयं से ही कोई शुरुआत करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने परिवार से शुरू किया है, परिवार के सब लोग सेटल हो जाए, फिर मोहल्ले के कर देंगे, फिर गांव के कर देंगे, फिर शहर के कर देंगे, फिर देश के कर देंगे। तो आप इन कोशिशों को इतना आपत्तिजनक क्यों मान रहे हैं? तो देश को करने में तो अनादिकाल लगेगा। जी। देश को करने में तो अनादिकाल लगेगा। तब तक देशवासी विचार कर लें कि इन परिवारवादियों के साथ जाना है या देशवादी या राष्ट्रवादियों के साथ जाना है। ये तो जनता विचार करेगी इस पे, क्योंकि ये अगर इसी को समाजवाद कहते हैं तो इनको मुबारक हो। और ये देश की जनता, राष्ट्र की जनता राष्ट्रवादियों को चुनेगी या ये सो कॉल्ड समाजवादी या परिवारवादियों को चुनेगी, ये तो जनता निर्णय। ये जनता तय करे, ये डॉक्टर अनिल जैन साहब का कहना है। पर अनिल जैन साहब, आप तो राष्ट्रवादी हैं, देश के संदर्भ में सोचते हैं। भाजपा का नारा था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। 403 सीटें ढूंढते रह गए हम, कोई खान, कोई हुसैन, किसी को कोई टिकट दे दे। इस बार भी आपने नकार दी। ये सबका साथ, सबका विकास जो नारे में है, उसे व्यवहार में लाने में इतना डरती क्यों है भाजपा? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाली योजनाएं लगाई जी। हमने योजनाओं पर ये, मनमोहन सिंह कहते थे देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, आपने देखा होगा। उन्होंने हमने ये नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है जी। देश के संसाधनों पर पहला हक जिस देश के गरीब का है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता और सामूहिकता की जिस प्रकार की मिसाल प्रस्तुत की है, दुनिया में कहीं नहीं होगी। एक कार्यकाल में 110 से ज्यादा योजनाएं, 95% योजनाएं गरीबों को समर्पित योजनाएं, और उन योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, ना जाति का, ना पंथ का, ना भाषा का है, ना क्षेत्र का। सब जगह बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ इस देश में योजनाएं लागू की। ये है सबका साथ, सबका विकास। जैसा थोड़ा आप मुझे बहला नहीं रहे? जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनकी कोई योजना बताएंगे? इंदिरा आवास योजना थी, बिजली के बिलों का संदर्भ में करेक्शन देने की बात थी, खेतों को पानी देने की बात थी। कोई ऐसी योजना आई जिसमें मुसलमानों को पहले मिलेगा, हिंदुओं को बाद में मिलेगा, सिखों को उसके भी बाद में मिलेगा? ये तो देश के आजादी के 75 साल के इतिहास में सभी योजनाओं के संदर्भ में देश के हर नागरिक का समान अधिकार। आपने अलग क्या कर दिया? एक सवाल। और मेरा जो सवाल था बहुत स्पेसिफिक था। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक मुसलमान पर भी भरोसा 5 साल सरकार चलाने के बाद नहीं कर पाई। इस अविश्वास की क्या जायज वजह डॉक्टर अनिल जैन साहब सार्वजनिक कर सकते हैं कि ये एक अविश्वास है जिसके चलते हमें नहीं लगता है कि किसी मुसलमान को भाजपा का प्रत्याशी होना चाहिए? ये अब मैं दोनों बातों का आपका स्पष्टता से जवाब देता हूं। जी। पहली बात जो आपने पहले कही कि पहले योजनाएं चली, मैंने नहीं कहा। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात सब सार्वजनिक रूप से कही थी जी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है जी। और इन्होंने किस प्रकार के कानून लाने की कोशिश करी थी सोनिया जी ने, और इन्होंने जो दंगा नियंत्रण के चक्कर में, जिसमें बहुसंख्यकों को प्रूव करना पड़ता कि वो उन्होंने दंगा किए कि नहीं किए, वो अल्पसंख्यकों को नहीं। तो ये जिस प्रकार से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में खाई करने का काम उस पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। मैं और जहां तक नौकरियों की, संसाधनों की, व्यवस्थाओं की, कागजों में तो जरूर लोगों ने रखा कि सब जुड़े हैं, लेकिन आप और हम सब जानते हैं देश में कि किस प्रकार से नौकरियां, किस प्रकार से संसाधन जाति विशेष को, वर्ग विशेष को, और किस प्रकार से त्योहारों में FIRs में विभेद होता था। अब कोई ऐसा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात जो आपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कही है, देखिए ये हम इसमें कोई लाग लपेट नहीं करते जी। जीतने की स्थिति, चुनाव जीतने के लिए और सरकार बनने के लिए लड़ा जाता है, और जीतने की स्थिति जिनकी नहीं है
उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है। जी हमें जहां से वोट मिलते हैं, जहां से जीत मिलती है, हम वहां टिकट देते हैं। इसमें तमाम लोग, मुझे मेरे वर्ग के लोग भी बहुत कहते हैं, मैंने कहा कि इससे टिकट नहीं मिलने वाली है। जी हमें हमारे मुझे लोगों ने कहा कि भाई जैनियों में से पूरे देश में एक भी सांसद लोकसभा से नहीं है, जी इसका क्या अभिप्राय है? अरे भाई, ये ऐसे छांट छांट के टिकट नहीं दिए जाते। जी और जीतने की स्थिति में जहां है और जहां से हमको वोट मिलते हैं, निश्चित रूप से वो ही चुनाव का और कैंडिडेट सिलेक्शन का आधार होता है। बड़ी स्पष्टता से आपने बात कही डॉक्टर अनिल जैन साहब। तो मानते हैं कि भले ही आपकी कोशिश रही सबका साथ सबका विश्वास हासिल करने की, पर सफल नहीं हो पाए। आप 8 साल देश में राज करने और 5 साल उत्तर प्रदेश में राज करने के बाद भी मुसलमानों का विश्वास जीत पाने में क्या आप नाकाम रहे? 3 तलाक जैसा ऐतिहासिक फैसला ले सकने वाली पार्टी, ले सकने वाली सरकार, जो आज मंच से ये दावा भी करती है कि हमने मुसलमान महिलाओं की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया, इसके बाद भी एक सीट पर भी ऐसा एक व्यक्ति आप मुस्लिम समाज से नहीं खोज पाए जिसकी जीत की संभावना देख पाते। क्या अपनी इस विफलता के संदर्भ में और भविष्य की चुनौती के संदर्भ में कोई टिप्पणी डॉक्टर अनिल जैन साहब करना चाहेंगे कि हाँ, ये एक खामी है, एक कमी रही हमारी, जिसे शायद हमें दूर करना है? टिप्पणी करता हूं हिमांशु जी, आप बेबाक सुनिए इस बात को। जी मैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह से सवाल पूछे उसमें जवाब भी छुपा दें और मैं उस पर मोहर लगा दूं, ये नहीं है। जी मैं बहुत बेबाक बात कहना चाहता हूं। जी इस देश के योजनाओं में, संवेदनशीलता के आधार पर देश में जितनी योजनाएं लाई, जी जितनी योजना लाए, उनमें लाभकारी कौन लोग थे? जी इस देश के गरीब। और गरीबों में अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम समुदाय के लोग थे या नहीं थे, जी है या नहीं है। दूसरी बात, ट्रिपल तलाक से मुस्लिम महिलाओं को राहत हुई है कि नहीं हुई है? इंडिपेंडेंटली कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया का जी इस बात को कहेगा कि महिलाओं के कल्याण के कारी ये निर्णय था कि नहीं था, जिस जी पर लोग डरकर शाबानू केस में केस बदलवा दिया कांग्रेस ने और जी सुप्रीम कोर्ट से उसको निरस्त करा दिया। इस सरकार ने जो आधी आबादी महिलाओं, मुस्लिम महिला मतलब मुसलमानों की आधी आबादी, जी मतलब करीब करीब आप समझो अगर 12-13 करोड़ महिलाओं के जीवन में इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने का काम हुआ है कि नहीं हुआ? जी और इसके कारण से हमें महिलाओं के वोट मिले हैं, उनका आशीर्वाद मिला है, उनका समर्थन मिला है, और नहीं भी मिले, लेकिन ये परिवार कल्याणकारी बात हुई है कि नहीं हुई है, इसको कोई नकार सकता है क्या? जी और खाली महिलाएं नहीं, जिस परिवार की मैं जसराना गया, फरीदाबाद में एक विधानसभा है, जसराना गांव की है। वहां के एक मौलवी ने कहा कि अगर ये 3 तलाक का कानून पहले आ जाता तो मेरी तीनों बेटियां मेरे घर में नहीं बैठी होती। जी तो जिन बेटियों के बाप भाई जी जिनके तलाक हो जाते हैं, खाली मुसलमान महिलाओं का मामला नहीं है जी, जी पुरुष भी इससे प्रभावित है। जी जिन लड़कियों के भाई और जिनके पिता, उनको भी, वो भी प्रभावित है। जी तो इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाला, बगैर वोट बैंक की चिंता किए ढंग से निर्णय लेने वाला, इसकी तो सराहना सारी दुनिया में हो रही है और होनी चाहिए। जी ये ट्रिपल, और सब दुनिया के तमाम मुसलमान देशों में भी डायरेक्ट ट्रिपल तलाक है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ वोट की राजनीति करने के कारण से इस बात को ढोकर रखे थे, जी चाहे उनका कल्याण हो ना हो, जी। लेकिन वोट की राजनीति के कारण से हमें ये ढोना है। जी ये काम भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकारें नहीं करती हैं। हम बिल्कुल बेबाकी से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अपनी योजनाओं में, और कल्याणकारी राज्य होने के कारण से कल्याण में कोई विभेद ना हो, इसकी चिंता करते हैं और कर रहे हैं। आप प्रयास करते हैं पर सफल क्यों नहीं होते? आप बता रहे हैं महिलाओं के संदर्भ में 3 तलाक से हमने आधी आबादी के संदर्भ में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, और वही महिलाएं, उन्हीं की बच्चियां कर्नाटक में बवाल कर रही हैं हिजाब के संदर्भ में। लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में ध्रुवीकरण कराना है भाजपा को, इसलिए ये हिजाब का भी खेल कर दिया भाजपा ने। क्या कहते हैं डॉक्टर अनिल जैन साहब? इधर आप 3 तलाक की उपलब्धि बता रहे हैं और वो बच्चियां चिल्ला रही हैं हमें हिजाब तक नहीं पहनने दे रही भाजपा की सरकार। ये हिजाब का खेल
भाजपा के प्रति कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं की जो सहानुभूति है उसको खत्म करने के लिए हिजाब का नाटक लाया गया है, ये जानबूझकर, क्योंकि मुसलमानों में उनके पुरुषों के कहने के बावजूद भी मुस्लिम महिलाएं अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी को वोट देने के लिए उनके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार थी, इसलिए हिजाब का ये शगुफा लाया गया है। आप ये बताइए, यूनिफॉर्म जी यूनिफॉर्म का अर्थ क्या है? जी एक जैसी फॉर्म, जी यूनि मतलब एक जैसी फॉर्म, जी यूनिफॉर्म मानो कोई छोटी मोटी चीजें होती है तो अलग बात है, लेकिन यूनिफॉर्म को बदल दो, पूरा हिजाब से चेहरा ढक दो, गर्दन ढक दो, ये ढक दो। ये स्कूल तक, आप स्कूल में जाओ, जी स्कूल में आप हटा दो, स्कूल तक जाते समय तक रखो और स्कूल के बाहर निकलते समय रखो अगर आपको रखना है तो। जी स्कूल में तो सब समान है ना जी, जी स्कूल में सब समान है, उसकी उस समानता को रखना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि हिजाब ना पहने वो, जी हिजाब ना लगाएं, लेकिन स्कूल के में ये मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल में समानता, यूनिफॉर्म का अर्थ ही नहीं रह जाएगा अगर कोई ऊंचा पजामा पहन के जाएगा, कोई कुर्ता पहन के चला जाए, कोई कुछ करके चला जाए। ये इस तरह से स्कूल नहीं चलते हैं, विद्यालय नहीं चलते हैं। स्कूल कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का अर्थ है सब लोग समान वेशभूषा में रहें, उसी में रहना चाहिए। बाकी आप करो अपने। भाजपा के भाई, खिलाफ स्कूल साजिश में करार दे रहे हैं डॉक्टर अनिल जैन हिजाब विवाद के संदर्भ में, लेकिन मैं वापस उत्तर प्रदेश में केंद्रित करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, आप सबका योगी आदित्यनाथ को लेकर इतना अविश्वास क्यों है? वोट भाजपा को मिल रहा है, लोग वोट देना चाह रहे हैं, इसको लेकर मैं बार बार नरेंद्र मोदी का जिक्र क्यों आप लोगों को करना पड़ता है? क्या 5 साल में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री इतने प्रभावी नहीं हुए कि उनके नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता राज्य में सरकार बनाने के लिए वोट दे पाए? इसलिए नरेंद्र मोदी का सहारा मजबूरी है, बगैर उसके काम नहीं चलता आप लोगों का। देखिए, ये आप किससे प्रेरित होकर इस प्रकार का सवाल और ये विभाजनकारी नीति अपना रहे मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी पार्टी के और इस देश के सर्वोच्च नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। हम हर जगह, ये हमारा अधिकार है जी और ये हमें इस पर गर्व है कि हम अपने प्रधानमंत्री के साथ, जी हमने मोदी योगी कहा है, अर्थात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही योगी जी कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को निश्चित रूप से, बेबाक तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जनता निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सबसे ज्यादा लाइक करती है। इसमें हमें गर्व है और अच्छी बात है। इसमें आप लोगों को या बाकी किसी को आपत्ति क्यों है कि हम मोदी जी को और योगी जी को साथ लेकर चल रहे हैं? हम कल्पना ही नहीं कर सकते मगर मोदी जी के, हम नहीं कर सकते और हमें नहीं करनी है जी। हम स्पष्ट कहते हैं, पूरे देश में जहां भी चुनाव लड़ते हैं मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का भी, तो हम उनको रखकर चलेंगे ही चलेंगे। ये तो हमारे लिए हर्ष और गर्व का विषय है। मोदी जी आपके लिए हर्ष और गर्व का विषय है, योगी जी आपके लिए क्या है? डॉक्टर अनिल जैन साहब, क्या योगी आदित्यनाथ की स्थिति भी वैसी होने वाली है जैसी सर्बानंद सोनोवाल की असम के चुनाव के बाद हुई, या योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में हम कुछ बेहतर उम्मीद कर सकते हैं? ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत सवाल है हिमांशु जी, क्षमा करें। हमने योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है जी, और हमने योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी और योगी ऐसे करके हम बात रख रहे हैं। योगी जी ने प्रदेश में विकास करने में, प्रदेश में दंगा मुक्त करने में, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और दुनिया भर का भरोसा जीता है। करीब करीब 4,68,000 करोड़ के जो MOU आए थे, जी पहली बार उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ का निवेश हो गया। जी और ये निवेश खाली उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं किया, देश के लोगों ने नहीं किया, दुनिया भर के लोगों ने ये निवेश किया है। अर्थात उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों के मन में अब बदलाव आया है कि यहाँ उद्योग व्यापार सुरक्षित तरीके से चलाए जा सकते हैं। ये माहौल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तैयार किया है। उससे पहले नहीं उत्तर प्रदेश में MOU होते थे, लाखों करोड़ के निवेश नहीं होता था, हजारों करोड़ का भी। तो ये परिवर्तन, इसको आप नकार नहीं सकते हो। जी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
अभी हमने जो अपना जो मैनिफेस्टो लाया है, ये पुरानी सरकार ने जो पुराना मैनिफेस्टो था 92% से ज्यादा मैनिफेस्टो लागू हुआ है। और आप देखिए तमाम खोजी पत्रकारों ने इसको निकाल के रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह जी। रहा। और हम आगे भी जो हमने मैनिफेस्टो रखा है, हम अपने मैनिफेस्टो पर चलकर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक दमदार, असरदार और प्रभावी सरकार जो विकास करेगी, सम विकास करेगी, सब लोगों का विकास करेगी, किसी का तुष्टीकरण नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करेगी, गुंडा माफिया राज को समाप्त करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं जो देश में कहीं नहीं है। जी 14 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में तमाम विकास की एक तरह से एक गंगा बही है। जी एक्सप्रेस वेज बनी है, रोड्स, ग्रामीण सड़क बनी है, लाख किलोमीटर से ज्यादा की ग्रामीण सड़क बनी है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में विकास की योगी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, हम उसको प्रस्तुत करते हैं सबके सामने। इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम मोदी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं जी और रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कहते हैं। हमने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो 1 और 1 11 बनेंगे, 1 और 1 2 नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि आप इतनी सारी उपलब्धियां बता रहे हैं 5 साल की, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की इतनी सराहना कर रहे हैं, तो फिर जाके अपने दोनों बड़े नेताओं से इतना पसीना क्यों बहाने के लिए परिस्थितियां बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को गली गली में ला दे रहे हैं आप। क्या भय है ऐसा? क्या ऐसा आप कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसके चलते आपको लगता है कि 5 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की मेहनत, योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व, भाजपा का मजबूत संगठन, सब मिलकर भी नौका पार नहीं लगा सकता? इसलिए मोदी जी को दुनिया की चिंताएं छोड़कर उत्तर प्रदेश की चिंता करनी पड़ रही है, देश की चिंताएं छोड़कर अमित शाह जी को भी जो है आप इधर शो उधर शो कराना पड़ रहा है। क्या डर है जिसके चलते इतना सब कुछ करना पड़ रहा है? अनिल जी, आज आपकी फ्रेमिंग मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप अपनी फ्रेमिंग करिए, मैं अपनी बात कहता हूं। मैं बहुत स्पष्ट से कहता हूं कि हमारे पार्टी जी किसी भी चुनाव को लाइट नहीं लेती, गंभीरता से लेती है। जी खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, सब जगह, गोवा, सब जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, नितिन गडकरी जी सब प्रदेशों में गए। जी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश से देश की नहीं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बनने वाली है। बड़ा प्रदेश है, बड़ा प्रतिनिधित्व है, तो देश की तस्वीर और तकदीर भी उत्तर प्रदेश से बनने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो निश्चित रूप से इतने बड़े प्रदेश में ज्यादा मूवमेंट दिखेगा, ज्यादा जगह जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी भी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लाइटली नहीं लेती, किसी भी प्रदेश के। और सब प्रदेश के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, वहां के स्थानीय नेता, स्टेट के नेतृत्व, सब चुनावों में हम उतनी ही गंभीरता से लगते हैं जितनी उत्तर प्रदेश में लगी। हमने बंगाल का चुनाव भी ऐसे लड़ा, हमने बिहार का चुनाव भी ऐसे लड़ा, हम हर प्रदेश का, कर्नाटक का चुनाव भी ऐसे लड़ा, और आगे आने वाले गुजरात और हिमाचल के चुनाव भी हम ऐसे ही लड़ेंगे। इसमें हम दूसरी पार्टियों से हम इसमें भिन्न हैं, जहां 1 या 2 नेता लड़ते हैं, 1 या 2 नेता करते हैं, या एक ही परिवार करता है। ना हम परिवारवादी हैं, ना हम व्यक्तिवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। और हमारा पूरा भाजपा परिवार जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसा चुनाव लड़ता है। और ये गंभीरता है चुनाव के प्रति, लोकतंत्र के प्रति हमारी पार्टी की गंभीरता है। इस बात को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो डॉक्टर अनिल जैन साहब कह रहे हैं कि हमारा तो स्वभाव ही है, हमारी तो रीति भी यही है, नीति भी यही है कि हम तो चुनाव को इतनी गंभीरता से लड़ते हैं, देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो। पर बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आपने की डॉक्टर अनिल जैन साहब की, ये देश की तकदीर और तस्वीर का चुनाव है, सबसे बड़ा प्रदेश है। तो हमने भाजपा के संदर्भ में भी बात की, हमने समाजवादी पार्टी के संदर्भ में भी बात की, थोड़ी बातचीत देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में भी बात करने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम है। माननीय प्रियंका गांधी भी आप ही की तरह गांव गांव, गली गली, सड़क सड़क, डगर डगर, नगर नगर जा रही हैं। उम्मीद है कांग्रेस को कि पुराना खोया हुआ गौरव इस चुनाव के साथ में वापस आना शुरू हो जाएगा।
इस उम्मीद पर कुछ कहेंगे डॉक्टर अनिल जैन साहब? देखो, उम्मीद करने को कोई भी कुछ भी उम्मीद करे जी और कहाँ कांग्रेस के लोग हैं, खाली प्रियंका गांधी बेचारी क्यों घूम रही हैं, मुझे तो कई बार समझ नहीं आता कि ये भगवान ने इन बाई बर्थ इनको बड़ा स्टेचर दिया है, ये जी अपना स्टेचर कम करते हुए घूम रही हैं, क्योंकि ये सबको पता है, उनको भी पता है और सबको पता है कि इसमें रिजल्ट्स में कहाँ निकल के आना है। पूरे देश में अब तक जितने चुनाव हुए हैं, 5 सीटें भी ऐसी नहीं है जहां कांग्रेस फाइट में है, जी सीरियस फाइट में। तो जो पार्टी डबल डिजिट में नहीं आने वाली है, अब उसके नेता अगर भागदौड़ कर रहे हैं तो ये उनका सोच है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई उम्मीद नजर आती नहीं है। उनको उम्मीद है तो करें, और ये लोकतंत्र है और जी उनको भागदौड़ करनी चाहिए। अगर वो राजनीतिक दृष्टि से किस तरह से एस्टेब्लिश होना है, जी इस बात की अगर कभी चर्चा कांग्रेस के लोग करें तो हम समझा सकते हैं कि कैसे वो अपनी जमीन प्राप्त करें, लेकिन अभी जिस प्रकार से वो कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी सबको अधिकार है आप उन्हें लोकतंत्र डबल में डिजिट पे उम्मीद नहीं रखने देखते का। हैं? जिस पार्टी ने 50 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया, 90 तक कांग्रेस की सरकार ही उत्तर प्रदेश में अमूमन रहा करती थी, उस पार्टी को आप 2 अंकों में आने की भी उम्मीद नहीं दे रहे हैं। इतना संघर्ष उन्होंने किया, लखीमपुर में जो कुछ बवाल आपने काटा था उसमें भी सबसे पहले वही पहुंची थी। बाकी भी जितने मुद्दे हैं, प्रियंका गांधी अपनी तरह से सक्रिय दिखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखती है। उनके मेहनत का, उनके परिश्रम का, उनके पसीने बहाने का कोई बोल डॉक्टर अनिल जैन की निगाह में नहीं है। नहीं लगता है कि कहीं तो कोई तो वक्त बनेगी, 2, 5, 10, 20 सीटें बढ़ेंगी? क्या ऐसी नाराजगी आपको कांग्रेस से कि आप उन्हें दहाई पर भी नहीं आना देना चाहते? देखिए, नाराजगी इस देश की जनता और देश की और प्रदेश की जनता, उन्होंने उनका कार्यकाल देखा, उनके कार्यकाल में रहते हुए किस गति से विकास हुआ, और 2014 के बाद से जब से मोदी जी आए, प्री 2014 और पोस्ट 2014 का डिफरेंस सारे देश ने समझ लिया है कि कांग्रेस पार्टी किसके लिए और किस प्रकार राज करती थी। परिवार जहां प्रमुखता में था, डायनेस्टी जहां प्रमुखता में थी, प्रधानमंत्री को भी लोग प्रधानमंत्री नहीं समझते थे, और ऐसी स्थिति की कांग्रेस पार्टी जिसने देश की, जनता की, लोगों के व्यवहार की कोई चिंता नहीं की है। जब और इसी के कारण से उनका ये हश्र हुआ, ये हमारे और आपके सामने देखते देखते हुआ है। इसमें तो अब ये चिंतन का विषय उन लोग का है, हम उसके बारे में क्या चिंतन करेंगे। तो चिंतन का विषय उनका है, पर हमारे विचार का एक और विषय है। जानना यह डॉक्टर अनिल जैन साहब, बहन जी के साथ आपने क्या किया? मायावती जी एक बड़ी ताकत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, इस बार भाजपा की ताकत लग रही है। किया क्या आपने ऐसा जिसके कारण बसपा भाजपा की ताकत के रूप में प्रस्तुत हो रही है? थोड़ा इसमें कुछ खुलासा कर सकते हैं हमारे साथ बातचीत में? देखिए, ये मनगढ़ंत कयास है। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव और किसी भी स्थिति में सपा बसपा इसके कार्यकाल को लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में, और हम हर बार कहते हैं सपा बसपा इस प्रकार के कार्यकाल से, इस प्रकार की शासन व्यवस्था से उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता। लोगों ने देखा है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार, किस प्रकार का जाति विशेष का प्रभाव ये इन राज्यों में पड़ रहा, इसलिए उत्तर प्रदेश में अब इनकी रेलेवेंस खत्म होती जा रही है। अब जो जिसके यहाँ टिकट ही देने का आधार गांधी जी हो, तो ये व्यवस्था कितने दिन चलेगी? आप बताइए कैसे चलेगी? इसलिए ये जैसी उनकी करनी है वैसी भरनी है। अगर प्रदेश में सरकार चलाते समय या टिकट देते समय किस बात का कंसीडरेशन सबसे ज्यादा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो उसके कारण से ये उनकी स्थिति है। मुझे लगता नहीं कि अब उनमें इतना संघर्ष है। काशीराम जी ने जिस प्रकार का संघर्ष व्यवस्था शुरू करी थी, तो उनमें खाली एक वर्ग विशेष के लोग नहीं थे, बहुत बड़ा समूह था जी। और वो उसको समेट के नहीं रख पाई, और धीरे धीरे करके लोग उनसे छिटकते चले गए जी। तो अब ये भी विषय वीएसपी के
चिंतन और मंथन का है। हम बताते हैं कि हमने अपने काम को गरीब कल्याण को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने इस देश में स्थापित किया है, जी गरीबों के मन में जिस प्रकार का स्थान उन्होंने बनाया है, जी इसके कारण से गरीब के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, पनप रही है। इस पर मैं फिर बात करूंगा, लेकिन अभी बसपा का थोड़ा सा विषय आपसे बातचीत के संदर्भ में बचा हुआ है। आपसे जानना चाहता हूं, ज्यादा समझदार कौन है, अखिलेश यादव या मायावती? डॉक्टर अनिल जैन बता रहे हैं कि सपा बसपा दोनों की असलियत को जनता समझ गई है। क्या मायावती ज्यादा समझदार है कि वो समझ गई कि जनता हमें समझ गई, इसलिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है? अखिलेश जी को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं। क्या आकलन है डॉक्टर अनिल जैन का? देखिए, राजनीति में रेलेवेंस के लिए सब लोग अपने अपने तरीके से लगते हैं जी और हर की अपनी परिस्थिति और अपना शारीरिक मानसिक जो क्षमता है जी उसके हिसाब से काम करते हैं। उस हिसाब से अखिलेश जी और मायावती जी कर रही हैं। इसमें हमारे सोचने का और हमारे विचार करने का कोई बहुत कारण नहीं है। हम अपना 100% कैसे दें, हम अपने राजनीति का कार्यकर्ताओं के बुनियादी बीच सिद्धांत है डॉक्टर अनिल जैन साहब, आप स्वयं भी निजी बातचीत में बोलते हैं कि शत्रु प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, इस पर हमेशा निगाह रखनी चाहिए। और हमारे साथ बातचीत में आप खारिज करते जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये हमारा विषय नहीं है। आपने तो पूरा समय जब भी रणनीति बनाई है इसी पे लगाया है, क्या क्या कर रहे हैं जरा पता करो, इसी के अनुसार अपने को दाव खेलना है। और यहाँ हमारे साथ में बातचीत में कह रहे हैं कि हमारे कोई दिलचस्पी नहीं है, थोड़ा विरोधाभास नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। मैं हिमांशु जी, चुनाव की दृष्टि से किस सीट पर कौन आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, हम आज भी पूरी निगाह रखते हैं जी और उस निगाह के हिसाब से हम अपना तैयारी भी करते हैं और रणनीति भी बनाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो कैसे लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या सोच रखा है कि अपने आप को समाज के बीच में, जनता के बीच में, प्रदेश के बीच में कैसे रखना है। कहते वो कहते हैं कि हम साइलेंट काम करते हैं। मायावती जी जी मायावती जी के सारे जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो विधानसभा के कोऑर्डिनेटर्स, इवन उनके नीचे मंडल कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, तो जिले के कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो उनके आधार पर वो मैन टू मैन और इस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं। तो वो उस तरह से चुनाव लड़ते हैं। मायावती जी बहुत पहले भी ना तो अखबारों के माध्यम से, ना टीवी के माध्यम से, ना बहुत ज्यादा सभाओं के माध्यम से उन्होंने चुनाव लड़ा है पहले भी। जी लेकिन उनका हल्ला कम है, हल्ला अखिलेश जी का ज्यादा है, क्योंकि अब अखिलेश जी ने ऐसा क्या किया है कि उनका हल्ला आप सब लोग उनका हल्ला ज्यादा उठाए हुए हैं। तो हो सकता है उनकी बात हमें पता नहीं, लेकिन चुनाव उत्तर प्रदेश में ये तय है कि सपा बसपा को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं और हम यही लोगों के बीच में प्रूव करना चाह रहे हैं। भाजपा को लोग चाहते हैं डॉक्टर अनिल जैन साहब, आपने बताया। बसपा के संदर्भ में आपने बताया उन्हें तो बहुत लोग छोड़कर चले गए, पर छोड़ते हुए तो इस समय में हमने आपको भी लोगों को देखा। क्या कहते हैं आप? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, बहुत बड़ी ताकत आप ही लोग बताते थे, मंच से दहाड़ रहे थे, सरकार बनाए हम पिछड़े और मलाई खाएं अगड़े, 90 एक तरफ और अब 10 एक तरफ। क्या कहते हैं अपने ही लोगों की इस भाषा पर? नहीं, देखिए, अपने और पराये राजनीति में समय समय पर बदल जाते हैं। आप जानते हैं उनका ओरिजिन कहाँ से है, कैसे थे, मुझे कोई इसमें टिप्पणी नहीं करनी। जब हमारे साथ थे, निश्चित थे और हमने उनको साथ रखने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। लेकिन अब उनको किस प्रकार का प्रलोभन दिखा, किस प्रकार का भविष्य दिखा, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन आज की स्थिति में जो लोग सो कॉल्ड बड़े बड़े कहे गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो वो अपनी सीट ना मेंटेन कर रहे, अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे, सीट छोड़कर भाग खड़े हुए। दारा सिंह की स्थिति आप समझ सकते हैं क्या है, कहीं दिखाई सुनाई भी नहीं पड़ते। सैनी की सीट वहां फंसी पड़ी है सहारनपुर में। तो ये 3-4 जो लोग गए थे, इनको लग रहा था कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे या इनकी सीट बदली जा सकती है। इनमें सब लोगों की नहीं, जी कुछ लोग बरगलाने में आए हैं, कुछ लोग बहलाने फुसलाने में आए हैं और कुछ लोगों को अपना जैसी करनी है उस हिसाब से नहीं दिख रहा होगा आगे का भविष्य, तो वो गए हैं। ये राजनीति में बहुत स्थायी रहने वाले लोग नहीं हैं और इनकी स्थिति क्या है,
इनके चुनाव क्षेत्रों की स्थिति क्या है, ये आपके ध्यान में होगा। ये राजनीति में स्थायी रहने वाले लोग नहीं है। ये ज्ञान बोध भाजपा को 2022 में हुआ, या जब 2017 में इनके लिए कालीन बिछाए गए थे तब भी था, लेकिन जरूरत थी इसलिए फिर भी लिया गया। देखिए, राजनीति में मैंने कहा कि ये स्थायी लोग नहीं हैं, ये ठीक बात है। अभी भी लोग भारतीय जनता पार्टी में तमाम पार्टियों से लोग आए। हम परिवार बड़ा नहीं करेंगे तो हम ज्यादा बड़ा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम सीटें जीतेंगे। परिवार भी बड़ा करेंगे, लोगों को अपनी धारा में जोड़ेंगे। जो हमारी धारा से में एसिमिलेट हो जाते हैं, राष्ट्रवाद में घुल मिल जाते हैं, वो साथ चलते हैं। जो नहीं रह पाते वो चले जाते हैं। ये तो ये प्रवाह है। इस प्रवाह में हमेशा ही ऐसा होता रहेगा। ये तो प्रवाह है, प्रवाह चलता रहेगा। इस प्रकार के लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव पर बात हो डॉक्टर अनिल जैन साहब, और किसान आंदोलन के संदर्भ में बात ना हो तो बात ईमानदार नहीं रह जाएगी। किसान आंदोलन का प्रभाव कैसे भरपाई कर रहे हैं? खुल के आ गए किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता, भाजपा के खिलाफ वोट देने की बाकायदा अपील निकाली, विश्वासघात दिवस मनाया। कुछ कहेंगे? किसान आंदोलन से, और आपने ही उनका जवाब दे दिया। जो अपने आप को अलग व्यवस्था बताते थे, राजनीति में नहीं आना चाहते थे, उनके अब सबके पोल खुल गई है। दे ऑल आर एक्सपोज्ड। क्या है, क्या इनके मंसूबे थे? ये सही मायने में किसान नेता ही नहीं थे। ये वर्ग विशेष को रिप्रेजेंट करते थे, या अपनी रोटी सेकना चाहते थे राष्ट्रवाद के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ की रोटी सेकना चाहते थे इनमें से कुछ लोग। अब सब एक एक करके एक्सपोज हो गए, यहां से लेकर कनाडा तक। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। जो किसान आंदोलन के नेता कहे जाते टिकैत, कहीं राजनीतिक रूट अपनी जमीन तलाशते रहे, नहीं मिली, तो अब अपने आप को साधु बनाकर खड़े हैं। उनका कोई प्रभाव अपनी जिस जगह रहते हैं उस विधानसभा में भी 2800 वोट लिए थे उन्होंने, तो उनका कोई बहुत प्रभाव नहीं है। एक बात। और जो आंदोलन का मुद्दे थे वो पंजाब के थे। पंजाब में उन्होंने क्या किया? संयुक्त किसान मोर्चा क्या कर रहा है? किस प्रकार से राजनीति में गए हैं? किस प्रकार से जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया था उनको भी नहीं रहे। तो केवल और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो लोग आए थे और वही मुद्दे रखे थे। मैं किसान आंदोलन की अगर आपसे एक बार मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूं। ये सही मायने में किसान आंदोलन नहीं था जी। ये बिचौलियों का आंदोलन था, और इसमें किस प्रकार से हजारों करोड़ की इकोनॉमी उनकी प्रभावित होने वाली थी, इसके कारण से उन्होंने किया। ये बड़े किसान और बिचौलिए, इनसे प्रभावित आंदोलन था, और छोटे किसान, मझले किसान, और ये हमारे साथ आज भी हैं और तब भी थे। और इसीलिए इस किसान तथाकथित किसान आंदोलन का इस चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस किसान आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनावों के संदर्भ में, यह आपका दावा है। मैं अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए रुख करता हूं। ये चुनाव 80 बनाम 20, ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य आपके पुराने साथी, उन्होंने कहा कि चुनाव तो 90 बनाम 10 का है, 90 एक तरफ है और 10 के बीच में भी बंटवारा है। आप समरसता की बात करते हैं, सबको साथ जोड़े रखने की बात करते हैं, और आपके मुख्यमंत्री 80 बनाम 20 की बात कहते हैं। थोड़ा विरोधाभास लगता है। डॉक्टर अनिल जैन इस पूरे इंटरव्यू में कम से कम 5 बार बता दिए कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। क्या माना जाए कि इस देश में 20% लोग राष्ट्रवादी नहीं है और उनके संदर्भ में आपको जरूरत नहीं है? नहीं, सब राष्ट्रवादी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवादी हैं तो सब हमारे साथ आ जाएंगे। एक बात तो मैं ये नहीं कहना चाहता किसी भी हालत में कि 80% राष्ट्रवादी है, 20% राष्ट्रवादी नहीं है जी। राष्ट्रवादियों में भी मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है। इसलिए कोई इस बात का हम दावा करें कि हम ही अकेले राष्ट्रवादी हैं और जो बाकी लोग हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है, ये हमारे कोई मुगालता नहीं है, ना हमें कोई ऐसा भ्रम है। एक बात जी। जहां तक 80% और 80 बनाम 20% का मामला है, तो हम अखिलेश यादव नहीं है जी जो कहे कि 403 में से 400 सीटें वो जीत जाएंगे और 3 सीटें उन्होंने भाजपा के लिए छोड़ रखी है
और उनमें से एक, अगर उनको दया आ जाए तो एक बसपा, एक कांग्रेस, एक भाजपा करना है। इस तरह की इररिलेवेंट और जो अब क्या कहना चाहिए, शेख चिल्ली वाली बात हम नहीं कह सकते। हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 80% लोगों में हमारा प्रभाव है, हमारे साथ हैं हम, और 20% लोग हमारे साथ नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति है, लोकतंत्र है, लोग हमको पसंद भी करते हैं, नहीं भी पसंद करते होंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर 80% लोग जनता प्रदेश की सरकार के, केंद्र की सरकार के कामकाज से खुश है और वो हमारे साथ है। ऐसा योगी जी का आकलन है और वो कहते हैं, इसको कोई आप हु कैन चैलेंज इट। लेकिन हम ऐसी बात नहीं कहते कि 403 में से 400 हम जीत जाएंगे और 3 बाकी लोगों को छोड़। तो 403 में से कितने जीतने की बात डॉक्टर अनिल जैन कहते हैं? 400 आप नहीं कहते हैं, लेकिन आप उन नेताओं में से हैं जो दावा तो करते हैं हम इतना जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 4 चरण गुजर जाने के बाद में आप जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ अपने गृह प्रदेश के संदर्भ में कितनी सीटों की उम्मीद के साथ बैठे हैं? हम कोई, मैंने पहले भी कभी, आपको ध्यान हो, आपने हमसे बात करी है जी, मैंने कभी नंबर नहीं बताया जी, क्योंकि मैंने यही कहा कि हम कोई ज्योतिषी नहीं है जी, चुनावी प्रक्रिया है, जी, जनता वोट देती है, जनता के हाथ में सबकी कमान है। हमें विश्वास है, जी, हमें विश्वास है कि हम बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत अच्छी सरकार, बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हम 300 तक जा सकते हैं, इस बात की हमको उम्मीद है और उसी के का इर्द गिर्द हम काम करने में लगे हैं। बाकी जनता का फैसला जो होगा। तो 300 सीटों की उम्मीद के साथ में डॉक्टर अनिल जैन है। आखिरी सवाल डॉक्टर अनिल जैन साहब, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव के प्रमुख मुद्दे जिनके चलते लोग मतदान कर रहे हैं, आपका अंतिम आकलन, यही अंतिम सवाल, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखकर लोग वोट डाल रहे हैं और आप अपनी उम्मीदें उसके चलते 300 सीटों तक कर ले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। जी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, नारी सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा और गरीब वर्ग की सुरक्षा, ये उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मामला है कि सुरक्षा का वातावरण और कानून की व्यवस्था अच्छा होना और उसको और उत्तरोत्तर और अच्छा करना। जी, सब प्रकार के क्राइम्स में 50 से लेकर 80% तक की कमी हुई है, ये हम और आप सब जानते हैं। एक दूसरा, डबल इंजन की सरकार से हम पारदर्शिता के साथ और गहरी संवेदनशीलता के साथ देश के और प्रदेश के लोगों के कल्याण में काम कर रहे हैं। चाहे उसमें फिर घर बनाने की बात हो, उत्तर प्रदेश में अकेले में 1,42,00,000 घर बने, अर्थात करीब करीब 5 लोगों का परिवार है तो अब 1.5 करोड़ से 5 और 7.5 करोड़ के जीवन में 22 करोड़ में से 7.5 करोड़ लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन। ऐसे ही हमने चाहे 15 करोड़ लोगों को रोज हफ्ते में 2 बार का राशन देते हैं, दलहन तिलहन नमक के साथ। तो ये कोरोना के काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने अपने लोगों को भूख से कहीं भी प्रताड़ित नहीं होने दिया। तीसरी बात, कोरोना काल में भी और उसके बाद सारी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव और उत्तर प्रदेश में नंबर 1, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, उसने नंबर 1 पर वैक्सीनेशन किया। अगर 180 करोड़ वैक्सीन पूरे देश में लगे हैं तो उत्तर प्रदेश ने 20 करोड़ वैक्सीन लगाए। बहुत बड़ी आबादी को डबल वैक्सीन लगे और बच्चों को भी वैक्सीन 15 से 18 को लगे। उत्तर प्रदेश ने तीसरी लहर से देश की जनता को बचाने का और फुल प्रूफ काम किया है, ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने 40 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। हम हर जिले में, 75 जिले हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और हमने के 40 मेडिकल कॉलेज खोलना, आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा देश के, प्रदेश के लोगों को शैक्षिक वातावरण मिला है। फिर ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने एक्सप्रेस वेज और ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना दोनों में बहुत तेज गति से काम किए। 5-5 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बन गए हैं। हम और एयरपोर्ट्स बने हैं। देश में निवेश की जो बात आई,
कि देश में, प्रदेश में व्यापार का वातावरण कितना अच्छा है, निवेश किस प्रकार से देश ही नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया भर के लोगों ने उत्तर प्रदेश में भरोसा करके 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा की है हमने। फिर हमने अपने आध्यात्मिक मामले हो, सांस्कृतिक मामले हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या को विश्व की श्रेष्ठतम नगरी बनाने की बात हो, चाहे माँ कौन सी अपना विंध्याचल की देवी का वो कॉरिडोर बनाने की बात हो, इस प्रकार के काम, सांस्कृतिक काम भी हमने किए हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक समग्र विकास का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही प्रदेश सरकार ने किया है और केंद्र सरकार के आशीर्वाद, मदद और मार्गदर्शन में किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है। इसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और हमें इसका समर्थन मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर हम पूरी बातचीत के निचोड़ में पहुंचे तो डॉक्टर अनिल जैन साहब का कहना यह है कि रोटी, मकान और सुरक्षा तीनों ही मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने ऐसा काम 5 साल में किया है जिसके चलते एक बार पुनः सरकार बनाने का अवसर जनता देने के लिए बेताब है। 403 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 202 सीटें ही जीतना है। तो अनिल जैन साहब का आकलन है कि 300 के पार भी हम जा सकते हैं। मतलब प्रचंड बहुमत की उम्मीद के साथ में डॉक्टर अनिल जैन जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहा है। क्या डॉक्टर अनिल जैन का ये आकलन सटीक बैठेगा? इसके लिए हमें 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आज तो हम केवल उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं उनकी उम्मीदों को लेकर। तो डॉक्टर अनिल जैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी उम्मीदों के लिए, और धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने इतनी व्यस्तता के बीच में हमारे साथ समय निकाला और उन तमाम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया जो सवाल आपको तात्कालिक रूप से लग सकते हैं कि कुछ अलग फ्रेम में है, लेकिन लोगों के जहन में थे। लोगों के जहन में जो कुछ घुमड़ रहा है वो आपसे साझा करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। उम्मीद है आपके द्वारा दिए गए जवाब उन जिज्ञासाओं का, उन शंकाओं का समाधान कर पाएंगे जो लोगों के जहन में था। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से इसी ई सार्थक संवाद के तहत। पर अब मुझे दीजिए सदर प्रणाम।